अच्छा, तो यह कक्षा 11 है, पारा लेसन है। इसमें इसके पहले तो हम पढ़ाए थे, उसके बाद क्या जो टॉपिक है कि अन्य जैविक प्रक्रियाएं। अन्य जैविक प्रक्रियाएं, जैविक क्रियाएं जो किसे कहते हैं? प्राणी के शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं सबको मिलाकर के जो है मेटाबॉलिज्म या जैविक प्रक्रियाएं कहते हैं। उसमें पहला टॉपिक है पोषण। यह पोषण जो है जीवधारी का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि कोई भी जीवधारी जब तक आहार ग्रहण नहीं करता है उसे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। जब ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी तो वह कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर सकता, चाहे वो पौधा है या प्राणी है। पोषण बहुत ही जरूरी है, क्योंकि किसी भी सजीव का सबसे लक्षण है पोषण। आहार के द्वारा ही उसके शरीर की सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं। और इसमें से जैसे वनस्पतियां हैं, ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और पौधा जड़ के मार्फत जो जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है, तो यह जल पत्तियों में पहुंचता है। और जब सूर्य उदय होता है तो प्रकाश की किरणें जो निकलती हैं ये वायुमंडलीय CO2 गैस को जो है लेकर पत्तियों के ऊपर पहुंचती हैं, क्योंकि पत्तियों की सतह पर स्टोमेटा नामक छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों से ये CO2 गैस जब अंदर पहुंचती है तो यह जल के साथ मिलकर के कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करती है, और इस प्रक्रिया के अंतिम उत्पाद होते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसके अतिरिक्त जो है ऑक्सीजन गैस और जल। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स बनता है यह पौधे का भोजन, और यह भोजन क्योंकि कोशवा का मतलब हुआ उसे फ्लोएम टिश्यू कहते हैं। फ्लोएम ऊतक के माध्यम से पौधे के विभाग में पहुँचता है, और जो ऑक्सीजन गैस निकलती है, इस धरातल पर जितने भी जीवधारी होते हैं और इस श्वसन के माध्यम से, श्वसन के माध्यम से उसको ग्रहण करते हैं। और इसके अतिरिक्त जो जल निकलता है वो जल को पौधे जो है उसका वाष्पन करते हैं, बूंद बूंद के रूप में निकालते हैं। तो पोषण जो है, चाहे वो प्राणी है चाहे वो पौधा है, उसको लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के द्वारा जो है ऊर्जा की प्राप्ति होगी। जब ऊर्जा मिलेगी तो वह कोई भी कार्य जो है कर सकता है। यदि आहार नहीं लेता है तो कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। श्वसन, रिस्पिरेशन क्या है? यह सजीव का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि सजीवों में यदि सांस का लेना वो देखते हैं कि यदि बंद हो जाती है तो उस प्राणी को मृत घोषित कर दिया जाता है। इसमें श्वसन क्रिया में तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ग्रहण करना और CO2 का परित्याग करना। इसकी कई परिभाषाएं हैं। कहा जाए कि ऑक्सीजन को ग्रहण करके और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करना श्वसन कहलाता है। क्योंकि श्वसन जब करते हैं तो इसके पहले जो राशन भोजन हम लिए हैं, और इस श्वसन में जब ऑक्सीजन गैस पहुंचती है तो यह भोजन के अणुओं का विखंडन करती है। उसका जो फूड पार्टिकल्स है उसको कई भागों में विभक्त करती है, तोड़ती है। यदि हम सांस भोजन ग्रहण कर लेते हैं, श्वसन की प्रक्रिया नहीं करते हैं, तो जो उस भोजन के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स है या फैट है या प्रोटीन है या विटामिन है या मिनरल साल्ट है, और जो भी भोजन के 6 कंपोनेंट्स होते हैं वे उनका निष्कासित नहीं होगा। इसे कहने का मतलब यह है कि जो भोजन लेते हैं, भोजन
श्वसन ये बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि श्वसन के द्वारा ही हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और यह गैस जा करके भोजन के अणुओं का विखंडन करती है, तोड़ती है और उसमें जो ऊर्जा निहित है वो बाहर निकलती है और ऊर्जा जो है जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में जमा होती है। तो श्वसन, क्योंकि पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, कहा जाता है कि जैसे इनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, लेकिन रात के समय पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय पेड़ पौधों को सोना नहीं चाहिए। और श्वसन क्रिया में पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन गैस ही ग्रहण करते हैं और भोजन निर्माण में जो है वो CO2 गैस। उसके बाद उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब ये हुआ कि ये सभी सजीवों में होने वाली वह प्रक्रिया है जो उनके शरीर में अनावश्यक या हानिकारक या अनुपयोगी रूप में ऑटोमेटिक रूप से बनता रहता है और उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। यदि ये पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं तो उसके शरीर के अंदर जो अंग है सभी वो डैमेज होने लगते हैं। जैसे हम लोग हैं, मानव है, इतने जीव सबके अंदर भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद जो शरीर में सभी जैविक क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में कुछ उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया, पायरुविक एसिड, अमीनो एसिड, बलगम, कफ, इस तरह के पदार्थ जो है शरीर में स्वतः बनते रहते हैं। और ये सभी जो है विषाक्त पदार्थ, क्योंकि विषाक्त पदार्थ हैं, शरीर में इनका रुकना जो है बहुत ही हानिकारक है, इसलिए इसको बाहर निकालना अति आवश्यक है। तो उत्सर्जन की परिभाषा यही है कि सजीवों द्वारा अपने शरीर के अंदर से हानिकारक, अनुपयोगी या वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। इस जैविक क्रिया के अंतर्गत आती है तो गमन, लोकोमोशन। ये गमन जो है प्राणियों का बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि प्राणी जो है गमन करते हैं, लेकिन पौधे जो चूंकि स्थावर होते हैं उनके अंदर मूवमेंट होता है। पौधों के अंदर मूवमेंट का मतलब हुआ कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो पौधे के पत्तियों में जो स्टार्च बनता है उसका स्थानांतरण जो है, स्थानांतरण वो होता है ऊतकों के माध्यम से। तो चूंकि कहा जाता है कि पौधों के शरीर में उनका जो जीव द्रव्य है वो एक स्थान दूसरे स्थान तक गमन करता पहुंचता है, यहाँ से वहाँ पहुंचता है, तो मूवमेंट होता है। लेकिन प्राणी जो है लोकोमोशन गमन करते हैं, लोकोमोशन, और उनमें मूवमेंट होता है। और चूंकि जंत पादप में अंतर ये है कि धरती पर जितने भी सब पौधे भी सजीव हैं, प्राणी भी सजीव हैं, तो उनके शरीर का संगठन, प्राणियों के शरीर का संगठन बहुत ही जटिल है। उनके शरीर की बनावट, उनमें अंग प्रत्यंग जो है बहुत जटिल रूप से विकसित होते हैं, लेकिन प्राणियों का जो शारीरिक संगठन है वो सरल होता है, क्योंकि प्राणियों के शरीर की जो बनावट है, आकृति एक निश्चित होती है, लेकिन ये पादप जो है इनकी शरीर की बनावट अनिश्चित होती है। कोई भी पौधा है उसके अंदर बहुत सारे जो है शाखाएं निकल सकती हैं, लेकिन प्राणियों में ऐसा नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि प्राणियों की अपेक्षा पादपों के शरीर का संगठन जो है आसान होता है, सरल होता है। वृद्धि, क्योंकि धरती पर जितने भी जीव हैं उनकी लाइफ जो है निश्चित कि इस उम्र के हिसाब, इस उम्र तक यह जीव जो है
वृद्धि कर सकता है। लेकिन पौधों में यह वृद्धि अनिश्चित समय तक होती है। जब तक पौधा इस धरती पर खड़ा है वो जीवन पर्यंत, कहने का मतलब कि यह जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं। पादप जो है, यदि 400 वर्ष तक कोई पौधा धरती पर खड़ा है तो उसमें वृद्धि होती जाती है। लेकिन प्राणियों में ऐसा नहीं है। कोई भी जीव है, मान प्राणी है, उसकी वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है और पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। और क्योंकि पौधों में या प्राणी दोनों के अंदर वृद्धि जो है सेल डिवीजन के कारण होती है, कोशिका विभाजन के कारण। यदि कोशिका विभाजन का काम रुक जाता है तो वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि ये पूरे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, चाहे पौधा या प्राणी है, ये कोशिकाओं से मिलकर बना है। मान लीजिए कि कोई जीव एक कोशिका है, उसके अंदर एक सेल है और सेल जो है जब एक सेल मैच्योर होगी तो इसका विभाजन या जो है इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस या पहले जब मैच्योर होने पर यह डमरू का रूप धारण करता है और जब डमरू का रूप धारण करता है तो यह जो है एक कोशिका है, ये भी मजबूरन जो है इसी की आकृति धारण कर देती है और इस तरह का, और फिर यहाँ से जो है मैंने 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 जब कोशिकाएं भी बढ़ेगी तो शरीर के अंदर जो आयतन बढ़ेगा कोशिकाओं का, तब उस समय जो है उस जीव के अंदर जो है उसके अंग बढ़ेंगे कोशिकाओं के विभाजन के कारण। तो चाहे वो पौधा या प्राणी है, कोशिका विभाजन के कारण ही उसमें वृद्धि संभव है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति इस सेल वाल इसे कहते हैं, यह वनस्पतियों में पाई जाती है क्योंकि प्राणी के अंदर यह अनुपस्थित होती है। जो पौधे का बाहरी आवरण है वो सेल वाल का बना होता है और चूंकि इसमें पौधों में ये सेल वाल है, सेल वाल के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन भी होती है और प्राणी कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली और इसमें कोशिका भित्ति। पौधों में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होती है। यह चूंकि उस पादप जो अंदर जो कोशिका है उसको सुरक्षा प्रदान करती है, बाहरी आघातों से उसको बचाती है, क्योंकि एक तरह का एक बॉक्स है, ऊपर का आवरण है, ऊपर से कोई भी आघात पहुंचता है तो यह दीवार जो है रोकती है उसको। क्योंकि यह दीवार जो है सेलुलोज लिग्निन की बनी होती है। इसके बाद यह पॉडहरिन, चूंकि यह प्राणियों में नहीं पाया जाता, क्योंकि यह पौधों में पाया जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा जो एक तरह का यह उत्प्रेरक का कार्य करता है, फोटोसिंथेसिस क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। लेकिन एक प्राणी है जैसे बैक्टीरिया एक जीव है, उसको पादप जगत में रखा गया तो सेल वाल के कारण। लेकिन एक प्राणी और यूरिना में चूंकि क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए पौधे और प्राणी के बीच का उसे मिजिंग लिंक कहते हैं। तो कहने का मतलब जिसका रंग हरा है उसमें पॉडहरिन है, वो भोजन बनाएगा, उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी। तो यहाँ पर अंतर की बात थी, तो प्राणियों में कहने का मतलब है कि पॉडहरिन नहीं पाया जाता, एक तरह का अपवाद है, जैसे कोई एक प्राणी में पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण, यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया वनस्पतियों में ही होती है और वो भोजन बनता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के रूप में जमा होता है और उसमें फ्लोएम तक
के माध्यम से पौधे के विभाग में पहुँचता है। यह क्रिया जो है प्राणियों में नहीं है। तो वही पोषण का मतलब हुआ कि पौधे जो है, प्राणी जो है, क्योंकि अपने भोजन के लिए जो कार्बोहाइड्रेट या वसा या प्रोटीन जो भी प्राप्त करते हैं पौधों के द्वारा, प्राणी पौधों पर डिपेंड है, निर्भर है। और उद्भिद जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर गति, ये जो है क्योंकि प्राणी गति करते हैं, पौधे के अंदर जो है वो पौधे अस्थिर होते हैं, उनके जीवद्रव्य में गति। उत्तेजनशीलता का मतलब होता है सेंसिटिविटी, माने ये जो है वातावरण के प्रति जो है कोई भी जीव जो सजीव है वो ये आभास करता है कि इस वातावरण का जो जलवायु जो है सर्द है या गर्म है, जिस तरह की है, उस सर्दी गर्मी या वर्षा हो रही है तो जीव उसका आभास उसको महसूस करता है। वही क्या उत्तेजनशीलता। और नामकरण, तो नामकरण हम प्रत्येक जीव का जो है, चाहे प्राणी है या पेड़ पौधा है, उसका नाम नोमेनक्लेचर किया जाता है, नामकरण किया जाता है। तो कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने प्रत्येक जीव के खोज व स्थान निर्धारित करने की जो निश्चित प्रक्रिया है, उसी को निश्चित नाम देने की जो प्रक्रिया है उसको नामकरण कहते हैं। नामकरण के बाद नामकरण की कई पद्धतियां हैं, द्विनाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति के अंदर लिनियस ने पहले किसी जीव के जीनस माने वंश और स्थिति, वंश पहला भाग वंश और दूसरा भाग जात को निर्धारित किया, उसे हम द्विनाम पद्धति कहते हैं। माने पहला उस जीव का जो पहला भाग है उस वंश को दर्शाता है, दूसरा भाग उसकी जात को निर्धारित करता है, उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। इसकी योजना जो है कैरोलस लिनियस ने किया था। इसके बाद त्रिनाम पद्धति, इसमें किसी जीव के वंश, जाति एवं उपजाति तीनों की विवेचना की गई है। ये वंश से क्या है, जात क्या है, इसकी उपजाति क्या है, तो जो तीनों को दर्शाता है उसे त्रिनाम पद्धति कहते हैं। और अगले दिन जो है हम टॉपिक के बाद पढ़ाएंगे